जादुई शिमला मिर्ची। रूपा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसका पति सूरज एक फैक्ट्री में काम करता था। कुछ समय के बाद वह फैक्ट्री बंद हो जाती है, जिससे सूरज घर पर बैठ जाता है। रूपा की सास रूपा को मनहूस कहकर रोज ताने मारती थी। रूपा जब से शादी करके अपने ससुराल आई थी, उसे कोई पसंद नहीं करता था। सास भी अपनी बड़ी बहू सुमन की ही तारीफ करती थी। जब से ये आई है, मेरे बेटे की नौकरी ही चली गई। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं इसे शादी करके घर लाई थी। माँ, तुम क्यों रूपा को भला बुरा कहती हो? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो? तू चुप कर, इसी के गुणगान करता रहता है। इस मनहूस के लिए मुझसे जुबान लड़ा रहा है। रूपा अपने पति को चुप कराती है और बोलती है, आप मेरी वजह से माँ से क्यों बहस कर रहे हो? वो मेरी भी तो माँ है। अगर मुझे कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? आप काम पर जाओ। सूरज अभी छोटा मोटा काम ढूंढ रहा था और जहाँ कहीं उसे कुछ काम मिलता वो कर लिया करता था। रूपा की जेठानी सुमन रूपा से घर का सारा काम करवाती थी। उसका पति अशोक शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। सूरज की नौकरी जाने के बाद सूरज की माँ अब अशोक और उसकी पत्नी की ही तारीफ करती थी। रूपा घर और खेत दोनों का ही सारा काम करती थी। रूपा खेत में शिमला मिर्च के बीज लगा रही थी, तभी उसकी जेठानी वहां आ जाती है। अब क्या लगा रही हो? दीदी देखो ना, मैंने शिमला मिर्च के बीज लगाए हैं। सबको शिमला मिर्च कितनी पसंद है, और वैसे भी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, बाजार से लेकर खाना तो बहुत मुश्किल है। अगर अच्छी फसल हुई तो 2 पैसे भी आ जाएंगे। तुम्हारे हाथ से लगी सब्जी तो सबने खा ली। ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है। इधर रूपा बीजों को पानी दे रही थी और वो घर आ जाती है। सुमन रूपा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसके सारे काम बिगाड़ देती थी। कुछ दिनों के बाद रूपा अपने खेत में जाती है और देखती है कि शिमला मिर्च के बीज से छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। रूपा खुशी से अपनी सास और जेठानी को बताती है, माँ जी, मैंने खेत में शिमला मिर्च के बीज बोए थे और अब उनके पौधे बन गए हैं। आज तक तो कोई काम तूने ठीक से नहीं किया, फिर ये कैसे कर दिया? रूपा अपनी सास के साथ खेत में जाती है तो वहां सारे पौधे ऊपर से टूटे हुए थे, मानो किसी ने ऊपर से सब पौधों को खा लिया हो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कल तो यहाँ इतने अच्छे पौधे लगे थे, इनको किसने तोड़ दिया? तेरे हाथ ही ऐसे हैं। मैं भी कहाँ तेरी बातों में आकर पौधे देखने आ गई। भला तेरे जैसी मनहूस के हाथों से पौधे कैसे लग सकते थे? रूपा बहुत दुखी होती है और घर चली जाती है। अगले दिन वह घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि घर के बाहर एक गाय बैठी थी। रूपा उस गाय के पास जाती है और वो गाय हाँफ रही थी। अरे, ये गाय यहाँ क्यों बैठी है और इतना क्यों हाँफ रही है? रूपा देखती है कि उसके पैर में चोट लगी थी। रूपा पानी की बाल्टी लाती है और उस गाय को पानी पिलाती है। तभी उसकी जेठानी सुमन भी वहां आ जाती है। इसको क्यों पानी पिला रही थी? यही तो है जिसने उस दिन तेरी सारी फसल खराब कर दी थी। अरे नहीं दीदी, ये बेचारी तो यहाँ बैठी थी। लगता है लोगों ने इसे बहुत मारा होगा। देखो ना, इसके पैर पर चोट भी आई है। अब तू इसकी चोट ठीक करेगी, है ना? देखना, कहीं तेरे हाथ का पानी पीकर ये मर ही ना जाए। ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है। माँ जी देखो, ये रूपा बाहर आवारा जानवरों को पानी पिला रही है। तभी ये जानवर ना रात को यहाँ आते हैं और सारी फसलों को खराब कर देते हैं। रूपा की सास बाहर आती है और रूपा को खूब भला बुरा सुनाती है। पता नहीं ये गवार कहाँ से मेरे गले पड़ गई है। हे गौ माता, अब तू यहाँ से चली जा, नहीं तो ये लोग तुझे मारने लगेंगे। तभी गाय पानी पीकर वहां से जा रही थी। रूपा की सास एक लंबा सा डंडा लेकर गाय को भगाने आती है।
अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? वो बेचारी गाय तो चली भी गई, बस उसे पानी पीना था। पानी पीकर वो चली गई है। देख कितना गंद डालकर गई है, इस गोबर को अभी के अभी यहाँ से साफ कर। माँ जी आप जाइए, मैं इसे अभी उठा देती हूँ। रूपा एक टोकरी लाती है और उस गोबर को उठाकर उस टोकरी में डालती है। क्यों ना मैं इस गोबर को अपनी खराब हुए पौधों को डाल दूं? ये तो खाद ही है और पौधों के लिए ये अच्छी भी है। रूपा उस गोबर को सारे पौधों के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देती है। कुछ दिनों के बाद वो शिमला मिर्च के पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं और उनमें बहुत सारी शिमला मिर्च भी आ जाती है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है! ये शिमला मिर्च के पौधे इतनी जल्दी बड़े हो गए और इनको तो शिमला मिर्च भी लग गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अब ये पौधे तैयार हो पाएंगे। दीदी तो बोल रही थी जो फसल जानवर नष्ट कर देते हैं वो कभी नहीं हो पाती, लेकिन ये शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी हो गई है। लगता है गाय का गोबर बहुत ही अच्छा होता है इनके लिए। रूपा घर जाती है और अपने पति और सास को सब बताती है। सुनो जी, आज आप काम पर मत जाओ, हमारे खेत में ना बहुत सारी शिमला मिर्च लगी है, आपको उन्हें तोड़कर मंडी में बेचकर आना चाहिए। क्या? शिमला मिर्च? तुम तो कुछ दिन पहले बोल रही थी कि वो सब बर्बाद हो गई है। हाँ, मैंने वो उसमें गोबर की ना खाद डाल दी थी, शायद उसी से सब पौधे हरे हो गए और उनमें बहुत सारी शिमला मिर्च भी आ गई है। रूपा और सूरज खेत में जाते हैं। सूरज जब खेत को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अरे, शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी लगी है, सारे पौधे शिमला मिर्च से भरे पड़े हैं। वो दोनों मिलकर 5 टोकरियां भरकर शिमला मिर्च तोड़ लेते हैं। सूरज उन्हें मंडी में बेचकर आता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। जब सुमन को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। सुमन रात को खेत में जाती है और शिमला मिर्च के पौधों को उखाड़ने के लिए जैसे ही वो खेत में जाती है तो एक बड़ी सी गाय उसके सामने आ जाती है और सुमन गाय को देख पीछे भागती है। हे भगवान, मैं मर गई, मुझे बचा लो! और सुमन सीधा अपने घर पहुंच जाती है। आज तो वो गाय मुझे मार ही देती, पता नहीं कहां से आ गई थी, कहीं से भी आई हो। आज जो काम करने में गई थी अब वो गाय ही करेगी। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं इस मनहूस के काम को बिगाड़ने में। अगले दिन सूरज और रूपा फिर से टोकरियां लेकर खेत में जाते हैं। आज तक कुछ भी नहीं मिलेगा। रात को वहां इतनी बड़ी गाय जो आई थी उसने सारे पौधे खराब कर दिए होंगे। आई बड़ी पौधे लगाने वाली। हाँ। काफी देर हो गई थी। रूपा और सूरज अभी तक खेत से वापस नहीं आए थे। इधर सुमन घर में इनको दुखी देखने के लिए इंतजार कर रही थी। अब तक नहीं आए, लगता है वहीं दोनों बैठकर अपनी किस्मत के लिए रो रहे होंगे। हाँ, क्यों ना खेत में ही देखने चली जाऊं। वहीं जाती हूँ, उनको देखकर ही मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। जैसे ही सुमन खेत में जाती है तो वो देखती है कि रूपा ने सारी टोकरियां शिमला मिर्च से भरी हुई रखी थी। सुमन तो ये देखकर हैरान थी कि एक भी पौधा खराब नहीं था, बल्कि शिमला मिर्चों से भरा पड़ा था। अरे दीदी, आप भी आ गए। ये ना मैंने अलग से कुछ सब्जी निकाल के रखी है, आप इन्हें घर ले जाओ, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। सुमन बिना कुछ बोले शिमला मिर्च लेकर वहां से चली जाती है। आज रात को देखना मैं क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी इसके खेत में। रात हो जाती है और सब घर वाले सो गए थे। सुमन हाथ में एक डंडा लेकर खेत में जाती है। अगर आज वो गाय वहां आई ना तो पहले तो उसे मारूंगी, बाद में उन सारे पौधों को तोड़ दूंगी। सुमन जैसे ही खेत में जाती है तो वो देखती है कि खेत में कोई गाय नहीं थी। जैसे ही वो पौधों को तोड़ने लगती है तो खेत में इतनी सारी गाय उसे दिखाई देती है और सब गुस्से से सुमन की ओर भागने लगती हैं। सुमन इतनी सारी गायों को एक साथ देखकर बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है।
भागते भागते वो गिर जाती है और जैसे ही वो उठने लगती है, सामने एक बड़ी सी गाय खड़ी थी। अगर आज के बाद तुम इस खेत में आई और तुमने इन पौधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये शिमला मिर्च के पौधे कोई साधारण पौधे नहीं, बल्कि जादुई पौधे हैं। इनको जो नुकसान पहुंचाने का सोचेगा, उसके साथ जो होगा वो कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा कहते ही वो गाय वहां से गायब हो जाती है। सुमन अपने घर जाकर चुपचाप सो जाती है। सूरज और रूपा रोज शिमला मिर्च तोड़कर मंडी में दे आते थे और लोग उनकी मिर्चों को देखते तो उनकी बहुत तारीफ किया करते। पता नहीं सूरज और उसकी पत्नी ये जादुई शिमला मिर्च के पौधे कहाँ से लाए हैं। कितनी बार तोड़ने पर भी इनका फल कम नहीं हुआ। मैंने तो इस बार सूरज से ही इसका बीज लेना है और अगली बार अपने खेत में यही शिमला मिर्च उगाऊंगा। सही बोल रहे हो भाई, मैं भी सूरज से ही इस बार शिमला मिर्च का बीज लूंगा। ये कहानी बूढ़ी अम्मा की है जो इस झोपड़ी में अकेली रहा करती थी। कहने को तो उनका एक बेटा था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था और कभी अपनी माँ से मिलने तक नहीं आता था और ना ही उन्हें कभी पैसे भेजता था। उसे तो शायद ये भी ना पता हो कि उसकी माँ जिंदा भी है या नहीं। बूढ़ी अम्मा उस झोपड़ी में बिल्कुल अकेले रहा करती थी। कई बार वहाँ कुछ जानवर जरूर आ जाते थे तो झोपड़ी के आगे लगे पेड़ की छाया में बैठ जाते थे और बूढ़ी अम्मा उन्हें पानी पिला दिया करती थी। बूढ़ी अम्मा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कहीं ना कहीं से खाने का वो इंतजाम करती थी। क्या फायदा ऐसे बेटा पैदा करने का जो कभी अपनी माँ से मिलने नहीं आता। पता नहीं शहर में कौन सा काम करता है जो उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद तक नहीं आती। आज पता नहीं कैसे दिन निकलेगा। ना ही मेरे पास खाने के लिए अनाज है और ना ही एक फूटी कौड़ी। जैसे ही उसकी नजर नारियल के पेड़ पर पड़ती है, अरे इस पर तो नारियल लगे हैं, कैसे भी एक नारियल उतार कर इसका पानी पीती हूँ, पेट में ठंडक पड़ जाएगी। बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आती है और नारियल तोड़ने की कोशिश करती है। ये नारियल भी कितनी ऊंचाई पर लगते हैं। बहुत कोशिश करने पर अम्मा उन नारियल को नहीं तोड़ पाई। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक नारियल तोड़ सकते हो? इस उम्र में ना तो मैं इस पेड़ पर चढ़ सकती हूँ और ना ही नीचे से ये नारियल उतार सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने लिए एक नारियल ले सकते हो। लड़के ने उस बूढ़ी अम्मा की बात मानी और उस नारियल के पेड़ से 2 नारियल उतार दिए। एक नारियल उसने बूढ़ी अम्मा को दिया और एक नारियल अपने लिए ले लिया। जब वो आदमी नारियल पीता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वाह, क्या स्वाद है! इतना मीठा पानी, मानो कोई अमृत हो। ये नारियल का पेड़ तो सबसे अलग है, इतना मीठा पानी है। इधर बूढ़ी अम्मा भी वो नारियल का पानी पीती है। पानी तो बहुत मीठा है, मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मुझे तो ये नारियल पानी बेचना चाहिए। इतना मीठा पानी पीकर तो लोग खुश हो जाएंगे और बदले में मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं इन नारियल को उतारूंगी कैसे? अगला दिन हो जाता है तो वो आदमी वहाँ फिर आता है। तभी अम्मा उस आदमी को देखती है और बोलती है, बेटा तू आज फिर मेरे लिए नारियल उतार दे, लेकिन आज मुझे ज्यादा नारियल चाहिए। अरे तुमने तो मुझे फ्री ही समझ रखा है, मुझे भी तो बहुत काम होते हैं। मैं इतनी ऊपर क्यों चढ़ूं भला? मुझे कुछ हो गया तो क्या करूंगा? और तुम मुझे एक नारियल का लालच देती हो, उससे मेरा क्या फायदा? तो आज 2 नारियल ले लेना बेटा, मैं इस नारियल के पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, नहीं तो तुमसे मदद क्यों मांगती। एक शर्त पर उतार सकता हूँ, जितने नारियल तुम लोगी उससे आधे हिस्से के नारियल मैं अपने लिए उतारूंगा। बूढ़ी अम्मा के पास उस आदमी की बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तुम मेरे लिए 20 नारियल उतार दो। वो आदमी फटाफट से नारियल के पेड़ पर चढ़ता है और अपने लिए 10 नारियल और बूढ़ी अम्मा के लिए 20 नारियल तोड़ लेता है।
उस दिन बूढ़ी अम्मा उसी पेड़ के नीचे बैठकर उन नारियल को बेचती है। तभी एक गाड़ी आती है। नारियल देखकर वो गाड़ी वहाँ रुकती है। आदमी गाड़ी से नीचे उतरता है। अम्मा जी 2 नारियल दे दो। बूढ़ी अम्मा 2 नारियल दे देती है। वो पति पत्नी नारियल पानी पीते हैं। पानी तो बहुत मीठा है, बाकी नारियल से कुछ अलग है। सही कह रहे हो, ये नारियल पानी तो कुछ ज्यादा ही मीठा है। कितने पैसे हुए अम्मा जी? बेटा 100 रुपए हुए। वो उस बूढ़ी अम्मा को 500 रुपए देता है। ये लो अम्मा जी, नारियल पानी बहुत अच्छा है, आप मुझे 5 नारियल और दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल लो। अम्मा 5 नारियल उस आदमी को दे देती है और पैसे अपने माथे से लगाकर भगवान का शुक्रिया करती है। ऐसे ही कुछ घंटों में अम्मा के सारे नारियल बिक जाते हैं और उनके बदले अम्मा को अच्छे पैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ जिसने अम्मा की नारियल तोड़ने में मदद की थी, वह अपने सारे नारियल बाजार में बेच आता है। आज तो बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, क्यों ना मैं आज रात को ही उस नारियल के सारे नारियल तोड़ लूं, फिर उन्हें बाजार में लेकर जाकर बेच दूंगा। नहीं तो वो बूढ़ी औरत तो सारे नारियल मुझसे तुड़वाकर लोगों को बेच देगी, इससे मुझे क्या लाभ होगा। हाँ यही करता हूँ, आज ही रात सारे नारियल तोड़ लूंगा। इधर बूढ़ी अम्मा आज बहुत खुश थी। आज उसके घर में पूरा खाना बना था। अगर ये नारियल का पेड़ नहीं होता तो न जाने मेरा क्या होता, आज भी भूखा ही सोना पड़ता। रात हो जाती है और अम्मा भी अपनी झोपड़ी में सोई हुई थी। वो आदमी आता है और नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है। अरे हमने तो कुछ नारियल कल तोड़ लिए थे, लेकिन यहाँ तो आज भी उतने ही नारियल लगे हैं, ये बिल्कुल भी कम नहीं हुए। लगता है मुझे अंधेरे में ज्यादा लग रहे हैं। वो आदमी जैसे ही नारियल के पेड़ पर चढ़ता है, वो ऊपर ही नहीं जा पा रहा था। इतनी देर से वो वहीं का वहीं था। अरे ये क्या हो रहा है, मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना ही नीचे आ जाता हूँ। वो एकदम से पेड़ से नीचे उतर जाता है और डर जाता है। अब वह एक डंडे से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है और बहुत सारे नारियल तोड़ लेता है। जल्दी से सब नारियलों को बोरी में भर लेता हूँ। और वह सब नारियल बोरी में भरकर घर चला जाता है और उन्हें एक कमरे में रख देता है। अब सुबह इन सारे नारियलों को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा और इन मीठे नारियलों से खूब पैसे कमाऊंगा। और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह अम्मा उठती है और देखती है कि नारियल के पेड़ के नीचे नारियल ही नारियल रखे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे नारियल नीचे गिरे हैं, लगता है रात को तेज आंधी आई थी। और अम्मा पेड़ के ऊपर नजर मारती है। अभी भी पेड़ नारियलों से भरा पड़ा था और पेड़ के नीचे बहुत सारे नारियल पड़े थे। ये तो पेड़ किसी जादुई पेड़ की तरह लग रहा है। इतने सारे नारियल नीचे गिरे हैं और हमने तो कल भी नारियल तोड़े, और देखो अभी भी ये नारियलों से भरा पड़ा है। बूढ़ी अम्मा एक नारियल खुद पीती है और बाकी सब नारियल इकट्ठे करती है और सड़क के किनारे उन्हें फिर से बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वो आदमी जब सोकर उठता है, वो बहुत खुशी से अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे सांप थे और नारियल की बोरी जो उसने वहां रखी थी वो भी खाली थी। इतने सांप देखकर वो वहां से भाग जाता है और उसी अम्मा के पास जा पहुंचता है जहां वो नारियल बेच रही थी। अम्मा मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमसे कोई नारियल नहीं लूंगा। तुम जितने बोलोगी मैं तुम्हारे लिए उतने नारियल तोड़ दिया करूंगा। अम्मा हंसने लगती है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, देखो रात को हवा से कितने नारियल टूट गए हैं, अब तो कुछ दिन इन्हें ही बेचूंगी। वो देखता है कि वहां नारियलों का ढेर लगा था। आदमी जब पेड़ के ऊपर देखता है तो वहां अब भी पूरा पेड़ नारियलों से भरा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। जो नारियल उसने तोड़कर अपने घर रखे थे, वहां उन नारियल की जगह सांप थे और वो सारे नारियल पेड़ के पास गिरे थे। वो अम्मा के आगे हाथ जोड़ता है और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है।
अच्छा सुन, ये ले, एक नारियल पानी पी ले तू भी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो वहां से बिना कुछ बोले हुए चला जाता है। अरे भाई, इसको क्या हो गया? कल तक तो मांग मांग कर ले रहा था। मैं इतने नहीं उतने नारियल लूंगा। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा अब बहुत खुश थी, क्योंकि वो नारियल का पेड़ उसके लिए पैसे कमाने का साधन बन गया था। अब अम्मा के पास पैसे भी थे, जिससे वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करती थी।